आदित्य के नंबर लेते ही प्रीति ने उसकी ओर देखा और बोली, आप जैसे इतने बड़े और फेमस इंसान के बहुत सारे दुश्मन हो सकते हैं, इसलिए आपको बिना सिक्योरिटी के कहीं नहीं जाना चाहिए। और फिर आपके पिता तो आपके शहर से सांसद भी है, आपको तो बहुत सावधान रहना चाहिए। पुलिस कंप्लेन जरूर कीजिएगा। उस आदमी तक पहुंचने में शायद मैं आपकी मदद कर सकूं, क्योंकि मैंने उस ट्रक के ड्राइवर को अच्छी तरह देखा है। प्रीति के इतना कहते ही आदित्य उसे हैरानी से देखने लगा और प्रीति उसे। सुमेर, पारो और भैरव भी एकटक प्रीति को देख रहे थे। तभी प्रीति सुमेर के पास आकर बोली, चल सुमेर, मुझे घर छोड़ दे। हाँ चल। प्रीति सुमेर और बाकी सब के साथ चली गई। आदित्य उसे जाते देख रहा था। उसने मन ही मन खुद से कहा, मुझे तो ये लड़की अपनी हरकतों से गांव की गंवार लगी थी, पर बहादुर होने के साथ साथ माइंडेड भी है। उससे भी बड़ी बात, दिमाग का इस्तेमाल करना भी जानती है। मुझे उस ट्रक के नीचे आने से बचा भी लिया और ट्रक का नंबर भी नोट कर लिया। मेरे बारे में भी बहुत कुछ जानती है। इस लड़की से इतनी समझदारी की उम्मीद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। आदित्य इतना कहकर प्रीति के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ा और अपनी जीप के पास पहुंचा। लोग अभी भी वहां भीड़ लगाए आपस में चर्चा कर रहे थे। जीप की हालत देखकर उसे फिर से वही हादसा याद आने लगा। तभी पुलिस की जीप सायरन बजाती हुई वहां आ गई। जीप के रुकते ही 2 हवलदार के साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर गाड़ी से बाहर आया। उन्हें देखते ही भीड़ तीतर बीतर होने लगी। तभी इंस्पेक्टर ने कुछ लोगों से पूछा, मुझे फोन किसने किया था? एक आदमी अपनी दुकान से बाहर आया और इंस्पेक्टर से बोला, जी मैंने किया था। इंस्पेक्टर ने पलटकर उसकी ओर देखा और पूछा, किसकी जीप थी ये? कौन चला रहा था इसे? मेरी जीप है, आदित्य ऊंची आवाज में बोला। उसकी आवाज सुनकर इंस्पेक्टर ने पलटकर उसकी ओर देखा और फिर उसकी ओर बढ़ते हुए बोले, इस गांव के तो नहीं लगते हो, परदेसी हो। आदित्य ने हाथ आगे बढ़ाकर जवाब दिया, आई एम आदित्य मेहरा। इंस्पेक्टर उसे बड़े गौर से देखने लगा। कुछ देर बाद उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने तुरंत आदित्य से हाथ मिलाकर कहा, आप तो वही है न जो पिछले हफ्ते मुंबई की न्यूज़ में छाए हुए थे, क्योंकि आपको इंडिया के 25 बड़े शहरों में बनने वाले 7 स्टार होटल को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और आपके पिता भी मुंबई से सांसद है और आपके ही मनाली वाले होटल को इंडिया के सबसे बड़े और शानदार होटल का दर्जा मिला है। जी हाँ, मैं वही आदित्य मेहरा हूँ और ये मेरी ही जीप थी। अगर आज वो लड़की नहीं होती तो शायद मेरी जीप की जगह मेरे टुकड़े वहां पड़े होते। आदित्य के इतना कहते ही इंस्पेक्टर साहब बोले, डोंट वरी मिस्टर मेहरा, हम उस ट्रक वाले को जल्द पकड़ लेंगे। आप प्लीज हमारे साथ चलकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज करवा दीजिए और हमें पूरे हादसे की डिटेल भी दे दीजिए, तभी हम आपकी मदद कर पाएंगे। श्योर, चलिए, आदित्य ने इतना कहा और इंस्पेक्टर के साथ उनकी जीप में बैठकर उनके साथ चला गया। दूसरी ओर सुमेर प्रीति को संभाले हुए हवेली पहुंचा। उनके साथ भैरव और पारो भी थे। प्रीति को लड़खड़ाते देख बरामदे में बैठे उसके दादा सा और बाबा सा उठकर प्रीति के पास आए। जगदीश ने घबराते हुए पूछा, प्रीति बेटा, ये चोट कैसे लगी तुझे? कहीं गिर गई क्या? जगदीश ने प्रीति को वहीं रखे सोफे पर बैठाया तो पारो ने उनके सवाल का जवाब दिया, नहीं काका सा, आज अगर प्रीति नहीं होती तो बाजार में एक ट्रक एक शहरी बाबू को कुचल ही देता। उस बाबू को बचाने में ही प्रीति को चोट लग गई। वो तो सुमेर वहीं आसपास था। वो प्रीति को अस्पताल भी ले गया और यहाँ घर भी ले आया। पास खड़ा सुमेर हाथ जोड़कर बोला, खम्मा घनी काका सा, डॉक्टर ने पट्टी भी कर दी है और मेडिसिन भी दे दी है। प्रीति बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत करिए।
सुखदेव ने प्रीति के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा दर्द हो रहा है? प्रीति ने मुस्कुराते हुए ना मैं अपनी गर्दन हिला दी। तभी वहां गंगा भी आ गई और परेशान होकर प्रीति की चोट देखने लगी। सुमित्रा और केसर भी वहां आ गई। उन्हें परेशान देखते ही प्रीति अपने दादासा का हाथ पकड़कर बोली, दादासा मैं आपकी पौती हूँ और इस गांव की मिट्टी में गिरती पड़ती बड़ी हुई हो। इतनी सी तो चोट लगी है, कुछ नहीं हुआ मुझे। कल सुबह तक तो मैं फिर से दौड़ने भी लगूंगी। गंगा ने रोते हुए प्रीति के गाल को छुआ। तभी अचानक वो घबरा कर बोली, हे ठाकुर जी, मारी लाडो को तो बहुत तेज बुखार है और कह रही है छोटी सी चोट है। अगर छोटी सी चोट होती तो दर्द से बुखार नहीं आता। ये सुनकर जगदीश बोले, मैं अभी डॉक्टर को फोन करके बुला लेता हूँ। गंगा बीगनी, जा प्रीति को ऊपर कमरे में ले जा। सुखदेव बोले, जी बाबा सा। इतना कहकर गंगा ने प्रीति को सहारा दिया और उसे उसके कमरे में ले जाने लगी। पारो ने भी गंगा की मदद की। उनके जाते ही जगदीश सुमेर के पास आकर बोले, सुमेर बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीति हर वक्त तुमसे झगड़ती रहती है, पर फिर भी तुमने उसकी मदद की और उसे यहाँ भी ले आए। शुक्रिया बेटा। सुमेर मुस्कुराते हुए बोला, काका सा आपको शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। प्रीति और मैं भले झगड़ते हैं, पर फिर भी है तो बचपन के दोस्त न। उसे तकलीफ में कैसे छोड़ देता मैं। जगदीश और सुखदेव उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिए। सुखदेव सुमेर के कंधे पर हाथ रखकर बोले, बैठो बेटा, चाय पीकर जाना। जरूर दादा सा। सुमेर जल्दी से सोफे पर बैठ गया। भैरव भी तुरंत आकर उसकी बगल में बैठ गया। तभी सुमित्रा ने आहिस्ता से केसर से पूछा, ये कौन है? केसर ने सुमेर की ओर देखते हुए जवाब दिया, ये सुमेर सिंह है, इसी गांव का है। इसके और हमारे परिवार में अच्छे रिश्ते हैं। ये सुनकर सुमित्रा सुमेर को बड़े गौर से देखने लगी। तभी सुखदेव ने केसर की ओर देखा। केसर बीगनी, जरा सबके लिए चाय तो ले आ। केसर ने सिर हिलाया और रसोई घर की ओर चली गई। सुमित्रा को देखते ही सुखदेव सुमेर से बोले, बेटा ये ठाकुर भानुप्रताप की मां सा है, प्रीति को देखने यहाँ आई है और कुछ दिन हमारी हवेली में ही रहने वाली है। सुमेर हल्के से मुस्कुराया और भैरव की ओर देखने लगा। सुमेर मन ही मन बोला, तो ये है उस भानुप्रताप की मां, पर वो भानुप्रताप कहीं नजर नहीं आ रहा है। मैं भी तो देखूं कि मेरे होते हुए ये कौन है जो प्रीति को अपनी बींदनी बनाने का सपना लेकर यहाँ चला आया है। तभी भानु और विक्रांत वहां आ गए। सुमेर को अपनी हवेली में देखते ही विक्रांत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर सुमेर उसे देखकर मुस्कुरा दिया। सुमेर उठकर विक्रांत के पास आकर बोला, अरे तू वहां क्यों खड़ा है विक्रांत? ये तेरी ही हवेली है, तू अंदर आ सकता है। विक्रांत सुमेर को घूरते हुए अंदर आया और बोला, अच्छा लगा तुझे यहाँ देखकर। वैसे तूने सबको तेरे उस अंतिम संस्कार वाले हादसे के बारे में बताया या नहीं? ये सुनकर सुमेर मुस्कुराने लगा। विक्रांत और भानु दोनों आकर सबके साथ बैठ गए तो सुमेर बोला, अब जब तू यहाँ है तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही क्या है, तू खुद ही सबको बता दे। विक्रांत मुस्कुरा दिया पर कुछ बोला नहीं। तभी सुखदेव पूछ बैठे, कैसा हादसा सुमेर बेटा? सुमेर ने सबको पूरा हादसा बताया तो सुखदेव गुस्से में विक्रांत को घूरने लगे और उन्होंने विक्रांत से पूछा, विक्रांत ये कैसा मजाक था? जीते जी किसी का अंतिम संस्कार करना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। हमारे घर में शुभ काम होने जा रहा है और तुमने ये सब किया। अब तुम कल ही 11 पंडितों को अपने हाथों से भोजन करवाओगे और सुमेर का शुद्धिकरण भी तुम्हारे हाथों ही इस हवेली में होगा, समझे तुम? सुमेर मुस्कुराने लगा और विक्रांत उसे फिर से घूरने लगा, पर अपने दादासा की वजह से कुछ बोला नहीं। सुमेर बेटा, यही है भानुप्रताप,
जो प्रीति को देखने यहाँ मेहमान बनकर आए हैं। जगदीश ने भानु की ओर इशारा करके कहा, तो सुमेर मुस्कुराते हुए बोला, खम्मा घनी ठाकुर साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। भानु भी पूरी अकड़ के साथ बोले, हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तभी सुमित्रा भानु की ओर देखा और बोली, भानु, आज प्रीति का एक्सीडेंट हो गया था और उन्हें बहुत चोट भी आई है। जाइए और जाकर उनसे मिलकर आइए। वो अपने कमरे में आराम कर रही है। एक्सीडेंट का नाम भानु और विक्रांत दोनों ही हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। प्रीति के एक्सीडेंट की बात सुनकर भानु परेशान हो गया। उसने तुरंत पूछा, एक्सीडेंट? जगदीश ने परेशान होकर जवाब दिया, हाँ बेटा, वो तो भगवान का शुक्र है कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई। तभी विक्रांत गुस्से में भड़का, पर ऐसे कैसे एक्सीडेंट हो गया? जरूर ये लड़की उछल कूद कर रही होगी। ऐसा कुछ नहीं है, उसे ये चोट एक अजनबी की जान बचाने में लगी है। सुमेर बोला। तो भानु ने पूछा, क्या हम मिल सकते हैं प्रीति से? ठाकुर साहब, आप फिक्र न करें, प्रीति अब ठीक है और आराम कर रही है। तभी केसर वहां चाय लेकर आई और सबको चाय देने लगी। दूसरी ओर गंगा ने प्रीति को बेड पर लेटाया और तकिया लगाने लगी। उसने प्रीति के गाल को छुआ और बहुत प्यार से बोली, मैं ठंडे पानी की पट्टियां रख देती हूँ, तेरा बुखार कम हो जाएगा, तब तक डॉक्टर भी आ जाएंगे। प्रीति ने सिर हिला दिया तो गंगा उठकर चली गई। उनके जाते ही पारो प्रीति के पास बैठी, प्रीति तू आराम कर, मुझे नदी से मिट्टी लेने जाना है, शाम को तुझसे मिलने आऊंगी। प्रीति अपनी आंखें बंद करके बोली, ठीक है, पर शाम को जरूर आना, हम दोनों छत पर बैठकर बातें करेंगे। पारो हंसते हुए बोली, हाँ जरूर आऊंगी। इधर आदित्य उस जमीन पर पहुंचा जो वो खरीदना चाहता था। उसने चारों ओर नजरें घुमाकर देखा और बोला, ये जमीन मेरे दादाजी से ठाकुर सुखदेव सिंह ने धोखे से छीनी थी और अब यही जमीन मैं अपनी दादी को उनके जन्मदिन पर तोहफे में दूंगा। बस 5 दिन और दादी, फिर हमारी जमीन हमारी होगी। मैं जानता हूँ दादी की इस जमीन से आपकी बहुत सी यादें जुड़ी है। इसी जमीन को बचाने में दादाजी की जान चली गई थी और हम अपने गांव, अपनी हवेली से बेघर हो गए थे। वो हवेली जिसमें ठाकुर सुखदेव सिंह अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, वो भी हमारी है और अब मैं ये जमीन और हवेली दोनों हासिल करके रहूंगा। तभी आदित्य के फोन की बेल बजी। उसने अपने डैड का नंबर देखकर कॉल रिसीव की। जी डैड। दूसरी ओर से आदित्य के डैड देव बोले, आदि, अभी अभी मेरी सूरज से बात हुई है। उसने मुझे बताया कि किसी ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है। कहाँ हो तुम? आदित्य चारों ओर नजरें घुमाकर जमीन को देखते हुए बोला, डैड, मैं जहाँ भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं अपना काम खत्म करके अपने आप वापस आ जाऊंगा। आदित्य की बातें सुनकर देव गुस्से में बोले, आदित्य, ऐसा कौन सा खास काम कर रहे हो तुम कि अपने डैड को भी नहीं बता सकते हो कि तुम कहाँ हो? डैड, वापस आकर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, पर फिलहाल मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। आप अपना और दादी का ख्याल रखिएगा। मैं फोन रखता हूँ, बाय। आदित्य ने इतना कहकर कॉल कट कर दी तो देव चीखते हुए बोले, आदि, आदि मेरी बात सुनो। जब दूसरी ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो देव ने अपना फोन देखा। आदित्य की कॉल कट कर चुकी थी। देव ने गुस्से में सूरज को फोन किया तो ऑफिस में काम कर रहे सूरज ने उनका नंबर देखते ही कॉल रिसीव किया। जी सर। देव ने गुस्से में पूछा, आदित्य कहाँ है सूरज? सूरज सोच में पड़ गया पर फिर बोला, सॉरी सर, मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि मैं आपको नहीं बता सकता कि आदित्य सर कहाँ है, पर वो जहाँ भी है मैंने उसकी सेफ्टी का इंतजाम कर दिया। देव गुस्से में चीखे, शट अप सूरज, मुझे सीधे सीधे बताओ
कि आदित्य कहाँ और क्या करने गया है, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं जिससे मैं उसका पता लगा सकता हूँ। सूरज परेशान होकर बोला, आप जानते हैं कि मैं आदित्य सर से किया वादा कभी नहीं तोड़ सकता, इसलिए आपको जो ठीक लगे करिए सर, क्योंकि मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। आई एम सॉरी, कोई और काम हो तो बता दीजिए, मैं अभी हाजिर हो जाता हूँ। देव गुस्से में मन ही मन बोले, इससे पूछने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं कुछ भी कर लूँ ये मुझे कभी नहीं बताएगा, मुझे खुद ही पता करना होगा। तभी सूरज ने पूछा, मैं फोन रखूं सर? हाँ रखो, देव गुस्से में चीखे तो सूरज ने कॉल कट कर दी और गहरी सांस ली। दूसरी ओर सुमेर गाड़ी ड्राइव करते हुए ये सोच रहा था कि वो प्रीति से जमीन के पेपर्स पर साइन कैसे करवाएगा। भैरव भी सीट से अपना सिर टिकाए यही सोच रहा था। अचानक भैरव के दिमाग में कुछ तरकीब आई और उसने तुरंत सुमेर की ओर देखकर कहा, सुमेर, अगर हम किसी बहाने से प्रीति से जमीन के पेपर्स पर साइन करवा लें तो हमारा काम हो जाएगा। सुमेर गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला, साइन तो करवा लेंगे, पर जमीन की रजिस्ट्री कैसे करवाएंगे? रजिस्ट्री के लिए तो प्रीति को आदित्य बाबू के साथ शहर जाना ही पड़ेगा और तब उसे सब पता चल जाएगा, और फिर प्रीति अनपढ़ गंवार नहीं है, वो पेपर्स बिना पढ़े कभी साइन नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात कि मैं प्रीति से प्यार करता हूँ और उसे धोखा कभी नहीं दूंगा। तो अब क्या करेंगे? वो शहरी बाबू तो हमें कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है। भैरव के इतना कहते ही सुमेर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और फिर से सोच में पड़ गया। उसे याद आ रहा था कि कैसे प्रीति ने आदित्य की मदद लेने से इनकार कर दिया था और उसके साथ हॉस्पिटल गई थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चला रहा था। वो मन ही मन खुद से बोला, प्रीति से प्यार करता हूँ इसलिए उसे धोखा नहीं दे सकता, पर लाखों का नुकसान भी तो नहीं कर सकता। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं बीच में आऊं ही न और जमीन भी आदित्य बाबू को मिल जाए। सोच सुमेर सोच, कैसे आदित्य बाबू को वो जमीन दिलवाएगा। इधर भानु, केसर, सुमित्रा और विक्रांत हवेली के बाहर बने बड़े से बरामदे में सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। विक्रांत ने भानु की ओर देखकर कहा, ठाकुर साहब, मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रीति आसानी से आपसे ब्याह नहीं करेगी, और ऊपर से आपने उसका हाथ पकड़ लिया, जिसकी वजह से उसने तुरंत तमाशा भी खड़ा कर दिया। भानु ने तुरंत सफाई दी, हमने गलती से चाय की प्याली की जगह उनका हाथ पकड़ा था, जानबूझकर नहीं। ये सुनकर केसर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है ठाकुर साहब, प्रीति को तो बात का बतंगड़ बनाने की आदत है, आप उसकी चिंता मत करिए। अगर आपने एक बार बाबा सा और जगदीश भाई सा को इस शादी के लिए राजी करवा लिया तो ये ब्याह प्रीति को करना ही पड़ेगा। तभी विक्रांत भी बोला, हाँ ठाकुर साहब, दादा सा परसों अमरनाथ यात्रा के लिए निकलने वाले हैं और आप भी परसों ही चले जाएंगे, पर दादा सा के जाने से पहले आपको उनसे इस रिश्ते के लिए हाँ करवानी होगी, क्योंकि दादा सा ने हाँ कर दी तो काका सा को भी हाँ करनी पड़ेगी। फिर दादा सा के लौटते ही हम ये शादी जल्द से जल्द करवा देंगे, आप फिक्र मत करिए। आपके दादा सा जाने से पहले इस शादी के लिए हाँ कहकर ही जाएंगे। हमें सिर्फ आज रात का वक्त दीजिए, हम कुछ सोचते हैं। भानु ने इतना कहा ही था कि तभी उनकी नज़र सुमित्रा पर पड़ी, जो कुछ परेशान थी। उन्होंने तुरंत उनसे कहा, माँ सा, आप थकी हुई लग रही है, चलिए चलकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए। सुमित्रा ने सिर हिलाया और भानु के साथ चली गई। दोनों जैसे ही रूम में आए तो भानु ने सुमित्रा को बैठाया और खुद भी उनके पास बैठकर बोला, क्या हुआ मासा, आप परेशान लग रही है। मैंने बाहर आपसे इसलिए कुछ नहीं पूछा क्योंकि विक्रांत और उसकी माँ सा वहाँ थी। बोलिए न माँ सा, बात क्या है? सुमित्रा परेशान होकर बोली। भानु,
हमें ये लड़की आपके लिए कुछ ठीक नहीं लग रही है। बहुत तेज तरार लड़की है। अगर इसे भनक भी लग गई कि आपके पहले से ही 2 बच्चे हैं, तो इसने हमारा तमाशा बना देना है। इसे आज पता चले या शादी के बाद, ये चुपचाप इस सच को कभी सहन नहीं करेगी और बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देगी। आप इस लड़की से ब्याह करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। हम इससे भी ज्यादा सुंदर लड़की के साथ आपकी शादी करवाएंगे। ये सुनकर भानु गुस्से में बोले, नहीं मासा, शादी तो हम प्रीति से ही करेंगे। इस लड़की ने सबके सामने हमारी बेइज्जती की है और भानु प्रताप अपनी बेइज्जती करने वाले को कभी माफ नहीं करता। हम इस जंगली शेरनी को डरी सहमी बकरी बनाकर ही रहेंगे। एक बार हमारी और प्रीति की शादी हो जाए, उसके बाद हमने अगर इस लड़की से आपकी चप्पलें नहीं उठवाई तो हमारा नाम भी भानु प्रताप नहीं। सुमित्रा परेशान हो गई और मन ही मन बोली, हे ठाकुर जी, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लड़की हमारे बेटे को बर्बाद कर देगी, और भानु जो सोच रहे हैं वैसा कभी नहीं होगा। प्रीति के चेहरे में अजीब सी चमक है और ये लड़की किसी से डर कर रहने वालों में से नहीं है। अगर भानु ने इसके साथ ज्यादती करने की कोशिश भी की तो ये लड़की भानु के लिए ही खतरा बन सकती है। हमें इस घर में आकर एक अजीब सा डर लग रहा है। हे ठाकुर जी, अगर हम सही है तो ये शादी कभी मत होने दीजिएगा। तभी विक्रांत ने फिर से सुमित्रा की ओर देखकर बोला, मासा, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रीति से हमें कोई खतरा नहीं है। भला एक लड़की ठाकुर भानु प्रताप का क्या बिगाड़ सकती है। आप आराम करिए, तब तक हम प्रीति के दादा सा को मनाने के लिए कोई तरकीब सोचते हैं। ठीक है। सुमित्रा ने परेशान होकर हाँ में सिर हिलाया और भानु वहां से चला गया।